देश प्रदेश में आपका स्वागत है। सतीश झा। अभी किसान आंदोलन पे काफी बहस हो रही है। प्रधानमंत्री जी ने जब से ऐलान किया देश के नाम संदेश में कि वे तीनों कानून जिनके खिलाफ आंदोलन चल रहा था वापस लेंगे, तब से तरह तरह की बातें हो रही हैं। पहली ये कि किसान आंदोलन वापस क्यों नहीं ले रहे, दूसरी ये कि मोदी जी ने ऐसा क्यों किया। उनके चहेते लोगों ने भी इनसे शिकायत की कि बहुत दुखद दिन है, तरह तरह की बातें हुई हैं। और जो पॉलिसी वाले लोग हैं वो भी चुप हैं। कुछ चीज़ें हैं जो कहती हैं हमें कि प्रधानमंत्री जब से आंदोलन शुरू हुआ कुछ उसके प्रति उदासीन थे, शायद उस गंभीरता से नहीं ले रहे थे। शायद ले रहे थे, इसलिए शुरू में कुछ रुकावटें डाली गई इसके खिलाफ। उन्हें थोड़ा सा एक अंदाज नहीं था कि ये किस तरफ जाएगा, लेकिन जो शुरू की जो अड़चनें इसमें डाली गई उससे कोई रुका नहीं। और पंजाब, कुछ हरियाणा, कुछ उत्तर प्रदेश के किसानों ने अपनी बात कहने का एक जो बीड़ा उठाया था वो इस हद तक ले आए कि अपने आप में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक ये घटना मानिए, या कम से कम एक सरकार का विरोध करने के नाम पर इतना लंबा विरोध जो चला है, उसकी जिस तरह से वो तमाम लोग सड़कों पर बैठे रहे, सरकार का विरोध करते रहे साल भर तक, साल भर से कुछ ज्यादा तक, अपने आप में एक ऐतिहासिक एक बात हुई है, बहुत बड़ी घटना है। कुछ लोग कहते हैं कि बोल्शेविक क्रांति के बाद ऐसा नहीं हुआ कि लोग इतनी देर तक, इतने समय तक सरकार के खिलाफ लड़ते रहे, और वो भी बिना तार टूटे 1 साल से ऊपर चलना कोई आसान बात नहीं थी। कुछ लोगों ने कहा कि किसान ही ऐसा कर सकते थे क्योंकि उन्हें कम से कम में रहने की आदत है, उन्होंने कम से कम में रहना सीखा है, उनका जीवन जो है वो बिना किसी सुविधा के, शहरी सुविधा की जिया जा सकता था, तो वो ऐसा आंदोलन कर सकते हैं। जिनको सुविधाएं चाहिए वो आंदोलन नहीं कर सकते। यानी कि एक तरफ ये कहा गया कि ये जो आंदोलन है वो अमीर किसानों का है, दूसरी ये कहा गया ये आतंकवादी हैं, विदेशी पैसा आ रहा है, ये देशद्रोही हैं, तमाम तरह की बातें हुई। लेकिन अंत में जो बात अब सामने आ रही है, ये किसान ऐसे थे जो कम से कम सुविधाओं के साथ रह सकते थे, तमाम अड़चनों से जूझ सकते थे, तमाम विरोध, उनके विरोध में जो भी आए उनके सामने अपनी बात ऐसे कही, कहते चले गए। जब उसको तोड़ने की बात आई तो टिकैत साहब बीच में आ गए, उन्होंने कहा कि इस आंदोलन को एक नया मोड़ दे दिया, उनके आंसुओं ने इसमें एक नई जान फूंक दी। हमेशा इसमें जैसे एक पैटर्न रिले रेस होती है उस तरह होती चली गई, लेकिन साल भर से जो लंबा दौर था उससे बड़े सारे सवाल खड़े किए हैं देश के लिए कि हम किसानों को और कृषि को कैसे देखें। अगर आप पहली योजना की बात देखते तो लोग कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तब हमारी 80% से ज्यादा जीडीपी जो थी खेती पे थी, आज शायद उसकी आधी से कम है, 40% से कम है। लेकिन फिर भी सब मिला के अगर 20 करोड़ परिवार, यानी कि 100 करोड़ लोग जो कृषि पे जीते हैं, अगर परिवार 20 करोड़ हैं तो 100 करोड़, ये जो अपनी डेटा वगैरह जो हम देखते हैं उसमें कहीं गफलत है इस बात की कि वो लोग कहते हैं 20 करोड़ परिवार और 50 करोड़ किसान। वो संभव नहीं है, क्योंकि आमतौर पे हमारा एवरेज जो है औसत परिवार 5 के आसपास लोगों का देश में है। तो अगर 20 करोड़ परिवार हैं तो 100 करोड़ के आसपास किसान या खेती पे जो जो निर्भर रहते हैं, ऐसे लोग करीब 100 के आसपास होंगे, 100 करोड़ के आसपास। उनका जीवन कितना सुधरा है। जब मैं देखता हूँ पूर्णिया जिले में प्रति व्यक्ति आमदनी 16,000 है, अररिया बिहार में है, वहाँ प्रति व्यक्ति आमदनी 13,000 है। ये जो है गरीबी की जो रेखा आज से 50 साल पहले थी उसके भी नीचे है। सही देखिए तो अगर उसका सही एक मूल्यांकन किया जाए, एक स्थिर मुद्रा की तरह से देखें, तो जो आज बिहार में तमाम जिलों में प्रति व्यक्ति आमदनी है वो 1960-70 में जो अफ्रीका की आमदनी से भी थोड़ा कम है। बिहार अपने आप में अच्छा राज्य माना जाता था, अब वो सबसे नीचे आ गया है। लेकिन बात सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश की नहीं है, बात सारे किसानों की। कुछ चीजें हैं जिसमें विरोधाभास भी है। एक तरफ हम ज्यादा अनाज पैदा करते हैं जिसका इस्तेमाल कई बार ठीक से हो नहीं पाता, कुछ विदेश चला जाता है, कुछ सड़ जाता है, जो भी। यानी कि हम कृषि नीति के बारे में कुछ ऐसा नहीं कर पाए हैं कि हम किसानों को और गांवों को समृद्ध करें। आज का गांव 16वीं 17वीं शताब्दी के गांव से बहुत
अलग नहीं है। उसके अलावा कि हम कुछ एक लाइनें लग गई होंगी शायद ऐसी बिजली की, इससे बिजली नहीं आती। 2-4 मिट्टी के ये ईंटे के घर बन गए होंगे जिनके ईंटे खुले दिखते हैं, लेकिन मोटे तौर पे हमारे गांव अभी भी झोपड़ियों के गांव हैं। वहाँ सड़कों के नाम पे कच्ची सड़कें हैं। एक आध अगर वो पक्की सड़क निकल गई तो बहुत बड़ी बात होगी। मैं अभी फूलपुर, सुल्तानपुर, बनारस के गांव से जुड़ के आया हूँ। सिर्फ एक गांव जाने के लिए मैंने 5 मोड़ लिए, जो ऐसे मोड़ थे जो लगता था कि शायद रास्ता निकलेगा। लोगों ने कहा मत जाइए, आगे नहीं पहुंच पाएंगे आप। अंत में जाके किसी ने बताया कि आप इस तरह जाइए। जो जो मैंने गांव देखा जहां मुझे जाना था, जहां शबाना आजमी वो स्किलिंग कर रही हैं, उनके बच्चों की जो स्कूल हैं ठीक ठाक ऐसे कर रही हैं जिससे कि शिक्षा का थोड़ा सा उत्थान हो उन जिलों में। वहाँ का गांव सिर्फ उस उतना हिस्सा जो शबाना आजमी और कैफी आजमी के नाम पे तमाम 5-6 करोड़ रुपए से जो काम चल रहा है, उसको छोड़ के जो गांव है वो अभी भी 16वीं शताब्दी में है। और जहाँ ये काम कर रही हैं वहाँ कुछ हिस्से उसके ऐसे हैं, उसमें शहरी कुछ आवरण तो जरूर है, कुछ उसमें सुविधाएं भी थोड़ी बहुत शहरी हैं, लेकिन मोटे तौर पे गांव की स्थिति यही है कि हमारे किसान 16वीं शताब्दी में जीते हैं। तो आखिर हमने 75 सालों में क्या किया इनके लिए, किसानों के लिए? इसके अब अगर आप देखें, अभी आज हमारे जो प्रधानमंत्री के भक्त हैं वो काफी कंफ्यूज हैं, पॉलिसी वाले कुछ समझ नहीं पा रहे हैं क्या करें। डॉक्टर स्वामीनाथन हमारे सबसे अच्छे कृषि वैज्ञानिक रहे हैं, और कुछ पंजाब यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर वगैरह हैं उन लोगों ने काफी काम किया है। लेकिन हर वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक जिस क्षेत्र से आता है उस क्षेत्र की बात समझता है। तो अगर भारत की कृषि को समझना है तो उसके लिए हमें तमाम तरह की जो फसलें हैं उनको समझना पड़ेगा, तमाम जो क्षेत्र हैं उनमें क्या मुश्किल उनको समझना पड़ेगा। पंजाब के वाइस चांसलर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का बिहार की चिंता नहीं कर पा रहा है, वो सिर्फ पंजाब की बात समझता है। जो तमिलनाडु का जो समृद्ध एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट है वो भले देश भर में बात सीख चुका हो, लेकिन उसके अपने अनुभव जहां जहां के हैं उससे आगे बढ़ेगा। लेकिन देश हमारा उस सबसे बहुत बड़ा है। हर एक जगह किसान अगर वो आंदोलन ना करें इसका मतलब नहीं उनकी मुश्किलें कम है। आप बिहार जाके देखिए, उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके में जाके देखिए, लोग बॉलीवुड के गानों पे जीना सीख गए हैं। अगर आपकी आमदनी 13,000 रुपए वार्षिक है प्रति व्यक्ति, और आपका परिवार 5 लोगों का है, 4 लोगों का है, आप क्या खाएंगे, क्या शिक्षा देंगे, क्या भविष्य के बारे में सोचेंगे? वो अगर हमारी आबादी का 80-60% ऐसा है तो हम कहाँ जाएंगे? सारी योजनाएं देश में 7% लोगों के लिए हुई, 93% उस सब के बाहर है। उनके लिए सिर्फ हम एक दान देते रहते हैं कभी कभार, वो इस तरह की, उसमें भी तभी दान ऐसे होते हैं जब उसमें से लूटने वाले जो 7% अर्थव्यवस्था के हैं वो उसमें रुचि दिखाएं, वरना वो काम भी नहीं होता जो हम दान के जरिए करते हैं। मनरेगा में भी जो है इसमें बहुत लोगों के स्वार्थ थे, इसलिए वो थोड़ा आगे बढ़ा। इसलिए नहीं कि हमें देश के पॉलिसी बनाने वालों को ऐसा सोचना चाहिए, इसलिए नहीं कि देश की राजनीति को किसानों की खबर रखनी चाहिए। वो इसलिए हुआ कि उसमें कुछ लोगों की रुचि थी जिससे कि उनका फायदा होता। तो उसके बाद जो बात हुई, अगर आप मनरेगा को देखा होगा, पता लगा कि जिसके लिए पैसे हैं उनको नहीं पहुंच रहे हैं, तो उन्होंने शुरू किया, अंत में जो आधार बन गया। आधार बनने से उनको पैसे मिलना शुरू हुए ऐसा नहीं हुआ, और पैसे भी इतने कम हैं, उससे क्या होगा? तो अगर हमारी अर्थव्यवस्था को ठीक करना है, उसकी जो नींव है वो तो 60% लोग होंगे, जहां ज्यादा लोग हैं वो नींव बनाएंगे। अगर उसका हम ध्यान नहीं रखेंगे तो अंत में हमारे जो अर्थव्यवस्था की जो मुश्किलें वो सामने आएंगी, जो उसमें विरोधाभास है वो सामने आएंगे, जो एक संघर्ष जो नया बनेगा वो इस तरह का ही होगा। तो 1 साल का जो किसानों का संघर्ष है अपने आप में जो ऐतिहासिक संघर्ष है, दुनिया भर में इसका नाम कहीं होगा, इसके बारे में किताबें लिखी जाएंगी, तमाम चीजें बाद में देखी जाएंगी। लेकिन आज की तारीख में अभी सरकार व्यस्त है उसको रिपील करने में, किसान हट इसलिए रहे हैं उनकी और मांगे MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस उनको चाहिए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, इसमें लंबी बहस हो सकती है, लेकिन कम से कम एक हद तक इससे ये होता है कि किसानों को अपनी फसल के उचित दाम मिल सकते हैं, उसकी एक संभावना रहती है। वो अगर हटा दी जाए तो किसानों का क्या होगा उसका अंदाज लगाना बड़ा मुश्किल है। तो एक न किसी तरह से एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मैकेनिज्म तो बनाना पड़ेगा।
और किसानों की मांगे सिर्फ फार्म लॉज रिपील करने की बात नहीं थी, वो सिर्फ इसलिए नहीं थी कि अडानी अंबानी को जो खेती बाड़ी का धंधा देने की बात हो रही थी, उनका भाग्य, किसानों का भाग्य अडानी अंबानी के नाम लिखने की बात हो रही थी, उससे तो आप बच गए। लेकिन एमएसपी नहीं होगी तो कम से कम उससे जो करीब 2/3 किसान ऐसे हैं जिनकी स्थिति वही 1300-15,000 रुपए वार्षिक आमदनी की स्थिति पर रहेगी। लोग कहते हैं कि किसान की आमदनी रोज की 28-30 रुपए है, तो अगर आप वो देखें तो वह मोटे तौर पे 14-15,000 या 12-13,000 रुपए इस वार्षिक जो आमदनी है किसान की, उससे जीवन चलना बड़ा मुश्किल है। वो किसान की आमदनी है, किसान के परिवार को इसी में जीना पड़ता है, तो परिवार में कुछ ना कुछ और काम करने पड़ते हैं जिससे कि जिंदा रह सकें, क्योंकि हजारों महीनों के परिवार चल नहीं सकता। तो हमें देश में चाहिए कि जो नीति बनाते हैं, जो देखते हैं, उन्हें चाहिए कि किसानों के ऊपर एक बार फिर नजर डालें। अभी उनका ध्यान उनकी तरफ वोट लेने के अलावा नहीं पहुंचता। किसानों की जिंदगी जब तक ऐसी नहीं होती कि उनको भी जो मानवीय उत्थान के साथ, प्रगति के साथ जो ऐसी सेवाएं उपलब्ध हुई है मानव की सहायता के लिए, हमारी जो एक कहिए कि जो जीवन की जो मुश्किलें हैं वो कम करने के लिए, उनको हल करने के लिए तमाम रास्ते निकले हैं, उसका कुछ ना कुछ लाभ किसान को ही मिलना चाहिए। एक स्तर तो कम से कम न्यूनतम आप तय कीजिए कि किसान कितने ही बुरे हो, कम से कम उनको इतनी आमदनी का जरिया मिलना चाहिए, वो चाहे वो भूमिहीन किसान हो, चाहे वो भूमि वाले किसान हो, लेकिन कम से कम जो हमारे गाँव में के लोग हैं उनकी आमदनी जो अभी अंतर्राष्ट्रीय न्यूनतम जो एक गरीबी की रेखा है उसके ऊपर तो उठनी चाहिए। जिस देश की औसत आमदनी $2,000 यानी 1.5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के आसपास मानी जाती है, उस देश में कम से कम एक ऐसा मानक होना चाहिए जो तय कर सके कि हमारी कम से कम आमदनी कितनी हो। अब हम इसका विश्लेषण एक दूसरे स्तर पर नहीं करना चाहते जिसमें हम देखें किस फसल में कितना होना चाहिए, वो सब कोई और करेगा। उसके लिए कोशिश करें कि सरकार के जो नीति आयोग के लोग हैं या जो जिनकी इनमें जिनका जो विशेषज्ञ इसके हैं, उसके साथ वो कम से कम गाँवों को और उनके किसानों को जोड़ के देखे। जो विशेषज्ञ 20 दर्जा ऊपर चले जाते हैं वो जमीन से हट जाते हैं, उनकी बात समझ नहीं पाते। तो इसलिए संघर्ष बहुत जरूरी था और संघर्ष का जारी रहना बहुत जरूरी है। लेकिन संघर्ष देश भर में सबको अपनी बात रखने की बात, ये संघर्ष बात रखने का है, ये संघर्ष सरकार को नीचा दिखाने का नहीं था। तो वो जो संघर्ष है जिसमें हम अपनी बात रख सके वो हमेशा चालू रहना चाहिए। इस बात के साथ आपसे विदा लेता हूँ, अगली पायदान तक नमस्कार।